Hello everyone, welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and state PCS examinations. This is daily news analysis by myself रूपक। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव वे में। दिस इज न्यूज एनालिसिस फॉर 29th and 30th December 2021। आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो वाया माई टेलीग्राम चैनल @SirRupak, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है रूपक मजुमदार, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड कर रहा है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण, जो आप अवेल कर सकते हो बाय विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org, या फिर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड कर रहा है फाउंडेशन कोर्स इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, जो आप अवेल कर सकते हो डायरेक्टली इन ऑल आर एक्टिव सेंटर्स एट न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, रांची एंड ईटानगर में। रिसेंटली एक सेंटर हमने किया है स्टार्ट, जो एस्पिरेंट हमें अरुणाचल प्रदेश से फॉलो कर रहे थे, तो अभी आप अपने होम स्टेट में रह के अवेल कर सकते हो हमारे जनरल स्टडी कोर्स एज वेल एज ऑप्शनल पेपर फॉर पॉलिटिकल साइंस बाय अरविंद सर, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको मिल जाता है ऑप्शनल पेपर फॉर जूलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स आप अवेल कर सकते हो सैटेलाइट कोर्सेज भी। डिटेल जानने के लिए आप कर सकते हो दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट। नाउ सबसे पहले जो यहाँ पे हम न्यूज के बारे में बात करेंगे, देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है 5 चाइनीज गुड्स पे। देखिए बेसिकली यहाँ पे हम जानेंगे कि क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्यों लगाया जाता है, डंपिंग ऑफ गुड्स बेसिकली होता है क्या है, डंप करना क्या होता है, तो हम इन सबको इस टॉपिक में डिटेल में जानेंगे। अब सबसे पहले देखिए हुआ क्या है, इंडिया ने 5 चाइनीज प्रोडक्ट्स पे लगा दिए हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एक तरह से एक कस्टम ड्यूटी, एक तरह से एक आप कह सकते हो कि टैक्स इंपोज कर दिया है। अब टैक्स इंपोज क्यों किया गया है, देखिए बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको जो चीप इंपोर्ट्स है उनसे होता क्या है कि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द चीप इंपोर्ट्स। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, जो आप मान लो आप 5 रुपये में आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो मार्केट में कहीं आप 6 रुपये में इसको आप बेच रहे हो, जबकि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ पे इसका प्राइस है 7 रुपये, जो लोकल मैन्युफैक्चरर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जो कस्टमर्स है वो जो चीप इंपोर्ट है उसी को खरीदेंगे, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, अब इनका हो जाएगा नुकसान। तो इसीलिए लगाया जाता है इंपोर्टेड गुड्स पे डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको भी एक फेयर मार्केट मिले अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सो इसको कहते हैं हम एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक तरह से एक टैरिफ लगाया जाता है। अब ऐसे में इंडिया ने लगाया है 5 चाइनीज प्रोडक्ट पे, जिसमें इंक्लूडेड एल्यूमिनियम गुड्स एंड सम केमिकल्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years टू गार्ड दी इंटरेस्ट ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स। अब देखिए यहाँ पे जो जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ये डीजीटीआर क्या कहते हैं। डीजीटीआर वैसे मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करते हैं। अब एक्सपोर्टेड एट अ प्राइस बिलो नॉर्मल वैल्यू इन इंडियन मार्केट, ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है ये इंडिया में जो नॉर्मल मार्केट वैल्यू है उससे कम दाम में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। अब इससे क्या होता है, अब कम दाम में एक्सपोर्ट करें तो अच्छा होना चाहिए, बट देन हमने देखा है कि इससे होता है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान, तो इसी को कहते हैं डंपिंग। डंपिंग बेसिकली एक ट्रेड प्रैक्टिस है। जब सपोज मान लीजिए एक ओरिजिन कंट्री है एंड एक आपका हो गया मार्केट कंट्री। जो मार्केट कंट्री में मान लीजिए जो भी प्राइस है, मान लेते किसी प्रोडक्ट का 5 रुपये हो गया है प्राइस, अब जो ओरिजिनेटिंग कंट्री है ये उसी प्रोडक्ट को जो मार्केट है यहाँ पे 4 रुपये में बेच रहा है, तो ऐसे में होगा क्या, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है ये कम दाम में मिल रहा है हमें, लेकिन इससे होगा क्या, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है मार्केट कंट्री का, तो वहाँ पे उन मैन्युफैक्चरर्स को उठाना पड़ेगा नुकसान। तो इसीलिए इस पे लगाया जाता है टैरिफ, और मान लीजिए हम 1 रुपये और जोड़ देते हैं ताकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिल सके हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। सो इसी को कहते हैं डंपिंग ऑफ ड्यूटी। जब आप डोमेस्टिक किसी प्रोडक्ट का जो डोमेस्टिक प्राइस है उसके कम दाम में आप एक्सपोर्टेड जो कमोडिटीज है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे में इसको कहा जाता है डंपिंग। अब चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ह्यूज है। हालांकि रिसेंट पीरियड में आफ्टर इम्पोजिंग सर्टेन बैन्स हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये कुछ हद तक घटा है, करीब अभी भी $30 बिलियन से भी ज़्यादा है हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ। चाइना इज अ ट्रेड सरप्लस कंट्री। अब डंपिंग क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। देखिए ये एक ट्रेड डिस्टोर्शन ट्रेड डिस्टोर्टिव मेजर इसको हम कहते हैं।
तो जब भी किसी गुड को एक्सपोर्ट किया जाता है किसी कंट्री द्वारा टू अनदर कंट्री, जो मार्केट कंट्री है यहाँ पे, एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस नॉर्मली इट चार्जेस इन इट्स ओन होम मार्केट, तो ऐसे में इसको हम कहते हैं डंपिंग ऑफ गुड्स। अब चाइनीज एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, जो यूरोपियन मार्केट है यहाँ पे चाइनीज जो शूज है ये डंप किया जा रहा है, एंड इसके चलते जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है आप देख सकते हो एक सिंपल ग्राफ की मदद से। सो दिस इज द सप्लाई ग्राफ इन यूरोपियन मार्केट बाय यूरोपियन जो यूरोपियन कंपनीज है ये जो सप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज द डिमांड साइड। तो जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, जो प्राइस ये करीब करीब यहाँ पे होता है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन प्राइस। अब चाइना सेम प्रोडक्ट इस प्राइस में जब सेल कर रहा है तो देखिए यहाँ पे जो यूरोपियन सप्लाई है वो यहाँ पे आ जाता है, एंड जो डिमांड है यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब जो यूरोपियन कंपनी है वो डिमांड के हिसाब से प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे, एंड ये जो वॉइड क्रिएट होता है इसको फिलअप कर रहा है अभी चाइना। तो ऐसे में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है इनको हो जाता है भारी मात्रा में नुकसान। सो इसी को कहा जाता है डंपिंग, एंड डोमेस्टिक मार्केट के लिए ये कोई अच्छी प्रैक्टिस है नहीं। नाउ इसको काउंटर करने के लिए कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स, कई सारे ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये बेसिकली एक टैरिफ है, इसको प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ भी कहा जाता है, जो एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट इंपोज करता है कहाँ पे, किसी भी फॉरेन इंपोर्ट्स पे, जब इनको लगता है कि जो प्राइस है ये बिलो फेयर मार्केट वैल्यू है। इसी तरह से एक और ड्यूटी आपने पढ़ा होगा, एक और टैरिफ आपने पढ़ा होगा, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी के बीच में डिफरेंस क्या है ये आप समझ जाओगे, बट इससे पहले देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। सो इट इज अ मेजर टू रेक्टिफाई द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ डंपिंग ऑफ गुड्स एंड इट्स ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट। तो अभी जो हमने पढ़ा है, जो डंपिंग होता है एंड जो ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है इसके चलते, सो उसी को काउंटर करने के लिए एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगाया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू जो WTO का इंस्ट्रूमेंट है, WTO कहते हैं कि फेयर कंपटीशन के लिए आप एंटी डंपिंग लगा सकते हो, जो ड्यूटी है इसको लगा सकते हो, वो 5 साल तक का ड्यूटी आप इंपोज कर सकते हो। हालांकि आप सनसेट रिव्यू के जरिए आप इसको और 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। सनसेट रिव्यू क्या चीज है, देखिए सनसेट रिव्यू आप इनिशिएट कर सकते हो इन सुओ मोटो और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूली सब्सटेंशिएटेड रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम और ऑन बिहाफ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर कोई ऐसा रिपोर्ट पब्लिश करता है जहां पे उनको लगता है कि जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो अभी भी अनफेयर है, तो आप सनसेट रिव्यू के जरिए कर सकते हो इस टैरिफ को 5 साल के लिए एक्सटेंड। सो ये हो जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब फेयर मार्केट प्राइस से बिलो प्राइस में कोई भी इंपोर्टेड कमोडिटीज बेचा जा रहा हो। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी देखिए ये भी एक तरह का कस्टम ड्यूटी है, ये भी एक तरह का टैरिफ आप कह सकते हो, अगेन मार्केट प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली जब कोई डोमेस्टिक गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोज मान लीजिए आज इंडिया जो है ये राइस प्रोडक्शन के लिए या व्हीट प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसको जब हम बाहर बेचेंगे तो क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रहा है तो जो एक्सपोर्टेड प्राइस है वो रहेगा कम। अब इसमें क्या होगा, जो फॉरेन कंट्री है जहां पे हम, जो मार्केट कंट्री होगा जहां पे हम बेचेंगे, इसके कंपैरिजन में हमारा जो एक्सपोर्टेड कमोडिटी है उसका प्राइस होगा कम। तो इसके चलते जो डोमेस्टिक मार्केट है फॉरेन कंट्री का, उनको उठाना पड़ेगा नुकसान। सो यहां पे लगता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो चाइनीज प्रोडक्ट पे, चाइनीज गुड पे इंपोज किया गया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है इन्होंने लगाए थे ऐसे ही एंटी डंपिंग ड्यूटी इन कैल्साइंड जो जिप्सम है, जिप्सम पाउडर जो हम इंपोर्ट करते हैं ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया या यूएई से, इन पे भी लगाया गया था 5 साल के लिए बैन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना को टारगेट करके हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी WTO में इसके बारे में इलेबोरेटेड प्रोविजन है एंड दिस इज वेरी मच लीगल। कोई भी डोमेस्टिक कंट्री अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हैं ऐसे स्टेप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड जो डंपिंग ऑफ गुड्स होता है। डिटेल आपको स्टैटिक पार्ट जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ते हो वहां पे आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो, बट आई होप यहां पे ये टॉपिक हो जाना चाहिए आपके लिए क्लियर। नेक्स्ट जो न्यूज है, डिमांड ऑफ GI टैग फॉर अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। जानेंगे अपातानी ट्राइब क्या है, क्या इनका टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट वैसे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो हैंडमेड इनका शॉल जैसा होता है। तो नॉट ओनली शॉल, एक्चुअली गारमेंट्स वगैरह ये प्रोड्यूस करते हैं। जो अपातानी ट्राइब है, अपातानी ट्राइब आपको बेसिकली मिलेगा जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे।
अरुणाचल प्रदेश में एक आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपातानी ट्राइब। अपातानी ट्राइब जो है दे आर लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड जो एक वहीं का एक लोकल फार्म है, इन्होंने कहा है कि जो अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है इसको मिलना चाहिए जीआई टैग। सो देयर इज अ डिमांड फॉर जीआई टैग व्हेन कम्स टू अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अब देखिए अपातानी ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है एंड वो कहाँ पे रहते हैं, जीरो या जायरो आप इसको कह सकते हो, जायरो वैली जो है सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का इन अरुणाचल प्रदेश। द वोवन फैब्रिक ऑफ दिस ट्राइब इज नोन फॉर इट्स जियोमेट्रिक एंड जिगजैग पैटर्न एंड ऑल्सो फॉर एंगुलर डिजाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सो दे हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच टू दिस पर्टिकुलर जो इनका फैब्रिक है, जो इनका गारमेंट है या फिर आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, एंड दिस इज समथिंग विच इज यूनिक टू दिस पर्टिकुलर एरिया। नाउ जो ट्राइब है इट वेव्स शॉल विच इज कॉमनली नोन एज जिग जायरो और जिलान और जैकेट्स कॉल्ड सुपुनतरी। सो ये हो जाता है। अब देखिए अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए वो लोकली कुछ नाम से जाना जाता है। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, देखिए ये सबसे पहले तो हैंडमेड होता है, हैंड वोवन होता है, एंड दूसरी बात इसका अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो जियोमेट्रिक या जिगजैग पैटर्न या एंगुलर डिजाइन ये फॉलो करते हैं। इसका जो कलरिंग होता है वो होता है ऑर्गेनिक प्योरली प्लांट बेस्ड डाई से ये करते हैं इसका कलरिंग। नाउ अपातानी ट्राइब के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा है जायरो वैली जो है इन सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे इनका जो लोकल लैंग्वेज है टानी लैंग्वेज ये कहते हैं। दे आर मोर और लेस नेचर वॉर्शिपर, सन एंड मून को ये वॉर्शिप करते हैं। दे फॉलो अ सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द ट्राइब्स दे फॉलो सोशल फॉरेस्ट्री, नेचर वॉर्शिपर होते हैं। सो कॉमन है यहाँ पे अपातानी ट्राइब के लिए भी। इनका जो मेजर फेस्टिवल है ड्री फेस्टिवल कहा जाता है, जो बेसिकली हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है एंड जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन काइंड। एंड मायो को एक और फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप। सो ये दो फेस्टिवल है, आपको ध्यान रखना है, ड्री एंड मायो को। इनके बारे में एक और यूनिक फीचर है कि जो राइस एंड फिश कल्टीवेशन है, मिक्स्ड फार्मिंग कुछ हद तक आप कह सकते हो, राइस एंड फिश जो कल्चर करते हैं ये काफ़ी यूनिक प्रैक्टिस है इस स्टेट में, पर्टिकुलरली इस ट्राइब के द्वारा। नाउ दो टाइप के राइस ये प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्रो करते हैं। मेपिया एंड इमो नाम के जो राइस है एंड नीही नाम का जो फिश है, एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फिश, तो ये करते हैं जो मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आप कह सकते हो। सो राइस फिश कल्चर इज़ वेरी मच यूनिक। ना अरुणाचल प्रदेश में जो दूसरे अदर ट्राइब्स मौजूद है, अबोर, आका, दफला, गालोंग, खमती, खवा, मिशमी, मोनपा, मोम्बा एंड कुछ नागा ट्राइब्स वगैरह एंड सिंगपो ट्राइब्स वगैरह, वो लोकल इनहेबिटेंट्स है उस पर्टिकुलर एरिया में, या पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश एज ए होल स्टेट में। सो दिस इज अपातानी टेक्सटाइल लोकेशन। अपातानी ट्राइब आपको मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे इसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जिगजैग पैटर्न, जियोमेट्रिक पैटर्न एंड लोकली इसको जिग जायरो या जिलान कहा जाता है। डाइंग होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। दूसरे जो जीआई प्रोडक्ट टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचली ऑरेंज एंड इरू मिशमी टेक्सटाइल जो हैंडीक्राफ्ट है, सो इनको ऑलरेडी मिला हुआ है जीआई टैग। नाउ देयर इज अ डिमांड फॉर जीआई टैग फॉर अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। जीआई टैग के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इट इज बेसिकली अ मार्क, अ ट्रेड मार्क, या इसको आप टैग कह सकते हो, साइन कह सकते हो, विच इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। कई सारे प्रोडक्ट जैसे सैफ्रॉन हो गया, कहते ही आपके दिमाग में आता हो कि कश्मीर के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो उनको दिया जाता है जीआई टैग। नाउ एग्रीकल्चरल, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है इन सबको असाइन किया जा सकता है जीआई टैग। सो नॉट ओनली एग्रीकल्चरल या नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी जीआई टैग मिल सकता है। नाउ जीआई टैग जो है ये ब्रॉडर सेंस में हम कहें तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड जो पेरिस कन्वेंशन के अंडर आता है। अब पेरिस कन्वेंशन क्या है, देखिए इसको अडॉप्ट किया गया था 1883 में एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड्स पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, यूटिलिटी मॉडल, सर्विस मार्क्स एटसेट्रा। इन सब को
हम किसी जोग्राफिकल एरिया से जब लिंक करते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को असाइन करते हैं जो यूनिक हो उस एरिया के लिए, सो ऐसे में दिया जाता है GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड WTO के बारे में अगर बात करें, सो देयर इज एन इलाबोरेटेड प्रोविजन रिगार्डिंग ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो ट्रिप्स प्रोविजन है WTO का, वहां पे दिया गया है एक डिटेल प्रोविजन रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो अदर फैब्रिक्स है इंडिया में, आप यहाँ पे इससे फॉलो कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो। अब पता नहीं, जैसे हमने अभी भी बात किया है, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, नागा शॉल हो गया, फनेक हो गया, सो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से ये सारे इंपॉर्टेंट। इन सब के अलावा पश्मीना हो गया। तो ये जो है आप इसको कर सकते हो फॉलो, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द ऑल अबाउट फैब्रिक्स ऑफ इंडिया एंड अपातानी टेक्सटाइल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, बेसिकली जापान ने एक इनमारसेट 6 F1 नाम का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। देखिए, 2 सैटेलाइट का एक सीरीज है यहाँ पे, इसका पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसका स्पेसिफिसिटी जो है ये है कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर कॉमर्शियल पर्पस जो है, दिस इज इनमारसेट 6 F1। नाउ इट इज लॉन्च्ड बाय जाक्सा, जो जापानीज स्पेस एजेंसी है। फंक्शन क्या रहेगा सैटेलाइट का, देखिए, मोबाइल सर्विस से लेके टेलीफोन, फैक्स, डेटा टर्मिनल एंड इस सब के अलावा नेविगेशन के लिए आप कर सकते हो। जो इनमारसेट सैटेलाइट है, इसका इस्तेमाल एक ग्राउंड स्टेशन रहेगा विच विल रिसीव लाइक एनी अदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो डेटा है, पोजीशनिंग जो सिस्टम है, डेटा रिसीव करके ये प्रोवाइड करेगा अलग अलग तरीके की सर्विसेज, विच इंक्लूड्स नॉट ओनली नेविगेशन बट टेली कम्युनिकेशन एंड other aspects of communication satellites. So this is Japan's Inmarsat. Now सैटेलाइट के बारे में आपको बता देता हूं, दिस इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑलरेडी मैंने आपको कहा है, जो कि काम करेगा इन L बैंड एंड का बैंड जो है, इस इन 2 बैंड्स में काम करेगा। सो इट विल गिव यू अ बेटर नेविगेशनल रेंज। एंड इसका जो ऑर्बिट रहेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो, एक डेडिकेटेड टॉपिक इसके बारे में पढ़ते हो। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिट। अब इनमें से जो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जो आपको मिलता है करीब करीब 36,000 किलोमीटर या 22,000 माइल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। एंड आपका जो इनमरसेट है ये रहेगा यहाँ पे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में। सो इसका जो लॉन्च व्हीकल हमने यूज़ किया है, जो जापान ने यूज़ किया है, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, जो MH1 एंड H2A204 रॉकेट, जो तनेगा शिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। MH1 जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है, ये हैवी रेंज क्वालिटी में जापान का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्पेस लॉन्च व्हीकल है। जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ अ टाइप 2 ऑफ हैवी 2A204 जो MHI का वेरिएंट है। यहाँ पे 2 स्टेज होता है इसमें। बेसिकली ओवरऑल हाइट जो है 53 मीटर का होता है विद डायमीटर ऑफ 4 मीटर। जो लॉन्च मास होता है, इट इज़ मोर देन 4 लाख किलोग्राम। इसमें 2 स्टेजेस लगे होते हैं। क्रायोजेनिक स्टेज यस होता है, लिक्विड स्टेज होता है, नॉट क्रायोजेनिक। 2 स्टेज होते हैं, इसमें 4 स्टेप ऑन बूस्टर्स लगे हुए होते हैं। एंड इसका जो मास है, जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में अप टू 6,000 किलोग्राम का ये पेलोड आसानी से कर सकता है ट्रांसफर। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। कुछ हद तक एडवांस, नॉट एग्जैक्टली एडवांस बट मीडियम रेंज में हम कह सकते हैं। बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल जो जापानीज स्पेस एजेंसी आज की तारीख में यूज़ कर रही है। सो दिस इज अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इनमारसेट 2 सीरीज का सैटेलाइट है यहाँ पे। पहला ऑलरेडी हमने जापान ने कर दिया है लॉन्च, इनमारसेट 6 F1 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो काम करेगा इन L बैंड एंड का बैंड। सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजिप्ट को इनवाइट किया गया है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको ज्वाइन करने के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो डेडिकेटेड एक बैंक है जो ब्रिक्स कंट्रीज को एंड अदर कंट्रीज को करता है सर्व। एंड 2014 में इसको किया गया था एस्टेब्लिश्ड। अब आप देख सकते हो द मिंट का आर्टिकल है, लाइव मिंट का, ब्रिक्स बैंक टू एडमिट इजिप्ट एज अ न्यू मेंबर। अब इजिप्ट जो है ये होगा 4th कंट्री टू बी एडमिटेड इनटू न्यू डेवलपमेंट बैंक। इससे पहले 3 कंट्रीज को ऑलरेडी एडमिट किया जा चुका था। आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश, UAE एंड उरुग्वे, इन सब को ऑलरेडी
कर दिया गया था एडमिट। नाउ इजिप्ट विल बी द फोर्थ मेंबर ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आता है अंडर द एजेस ऑफ ब्रिक्स। अब इससे क्या होगा देखिए, द न्यू प्लेटफॉर्म इट विल फोस्टर कोऑपरेशन फॉर इजिप्ट विथ ब्रिक्स कंट्रीज एंड डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है इनमें कोऑपरेशन मिलेगा इजिप्ट को, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दूसरे जो इमर्जिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके साथ करने को मिलेगा कोऑपरेशन। नाउ बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूशन, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स भी कर रहा है आज की तारीख में आउटरीच प्रोग्राम। अब एस्टेब्लिश के बाद से ब्रिक्स ने करीब करीब 80 प्रोजेक्ट्स अब तक अप्रूव किए हैं अपने मेंबर कंट्रीज में, जिनका टोटल पोर्टफोलियो 30 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। अलग अलग सेक्टर्स में ये करते हैं इन्वेस्ट, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी। सो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स में ये करते हैं इंपोर्ट अपने मेंबर कंट्रीज में। 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐसे हो चुका है ब्रिक्स के द्वारा या न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सैंक्शनड। नाउ ऐसे में होता क्या है, जो मेंबर कंट्रीज एंड एसोसिएटेड जो रीजन है उनको मिलता है ब्रिक्स कंट्रीज से हेल्प। तो ये एक आउटरीच प्रोग्राम होता है। आप कहीं ना कहीं कह सकते हो डिप्लोमेटिक आप रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हो, स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करते हो इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। बेसिकली ये 5 मेंबर कंट्री से बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है विच इंक्लूड्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है दिस इज द लास्ट कंट्री टू बी इंक्लूडेड। अब ब्रिक्स का जो ओरिजिनल आइडिया था, वर्ल्ड नीड्स अ बेटर ब्रिक, तो ये जो है एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनियल इन्होंने दिया था 2001 में। इन्होंने ये वर्ड ब्रिक वर्ड का यूज़ किया था, जहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। बट जो फॉर्मलाइजेशन है इस इंस्टीट्यूशन का ये हुआ था 2006 में। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इनवाइट किया गया एंड देन साउथ अफ्रीका जो है ये मेंबर बन गए ब्रिक का। तो इसके बाद जो ब्रिक है इट टर्न इनटू ब्रिक्स। सो दिस वाज द जेनेसिस, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स। एंड ब्रिक्स के अंडर में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको 4th ब्रिक्स समिट फोर्टालेजा ब्राजील में 2014 के दौरान किया गया था एस्टेब्लिश। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा चाइना, शंघाई में। सो दीज आर दी ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज एंड बेसिकली जो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना एंड रशिया है दे फॉर्म दी मेंबर कंट्रीज। एंड नाउ दी कोऑपरेशन मेंबरशिप जो है इसको एक्सटेंड किया गया है और भी ज़्यादा। तो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यहाँ पे मेंबरशिप को हम कर रहे हैं एक्सटेंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। एंड आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको होना चाहिए थोड़ा सा आइडिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा किया गया है रिलीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यू रिपोर्ट पब्लिश होता है ये आरबीआई द्वारा। बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। एंड ये जो रिपोर्ट है बाई एनुअल होता है, साल में 2 बार इसको किया जाता है आरबीआई के द्वारा रिलीज। एंड लास्ट जो एडिशन है इसको रिलीज किया गया था 2021 जुलाई महीने को। नाउ ये जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट ये बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज रिलीज द आरबीआई हैज रिलीज द 24th इशू ऑफ एफएसआर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है विच रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सब कमिटीज ऑफ एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एंड बेसिकली ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, रिस्क एंड रेजिलियंस के बारे में करता है डिस्कस। अब हाईलाइट क्या रहा है मेजर, आप अगेन ये आप डायरेक्टली जा सकते हो, जो प्रेस रिलीज है आरबीआई के द्वारा वहां से आप कर सकते हो अवेल। ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी क्या कहता है देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक जो रिकवरी है इट इज लूजिंग मोमेंटम इन द सेकंड हाफ ऑफ 2021। ऑफ कोर्स आपको पता है जो कोविड के नए वेव्स आ रहे हैं, जो रीसर्फेसिंग हो रहा है इन्फेक्शन के केसेस एंड न्यू वेरिएंट्स, पर्टिकुलरली ओमिक्रॉन के बारे में ये बात कर रहे हैं। इसके चलते जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, बोटलनेक्स आए हैं, सो देयर इज आप कह सकते हो जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो रहा है, पर्टिकुलरली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021। फर्स्ट हाफ में हमने काफ़ी अच्छा ग्रोथ नोटिस किया था, पर्टिकुलरली आफ्टर द शॉक जो 2020 में हमको लगा था। एंड देन नाउ इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021 द मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन। डोमेस्टिक फ्रंट में अगर बात करें, द प्रोग्रेस इन वैक्सीनेशन हैज एनेबल्ड टू रिकवरी द रीगेन ट्रैक्शन आफ्टर डिबिलेटिंग सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक। सो बेसिकली
जो वैक्सीनेशन है इसके चलते हमने कुछ रिलीफ हमको मिला था, हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन रिसेंट पीरियड में जो पेस है ये काफ़ी स्लो हो गया है। अगेन ओमिक्रॉन को हम पर्टिकुलरली अगर कहें तो ओमिक्रॉन की वजह से जो अभी रीसर्फेस हुआ है इन्फेक्शन के केसेस, सो उसके चलते काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन रिसेंट पीरियड में हमको देखने को मिला है। हालांकि बैंक का क्रेडिट ग्रोथ जो है ये फिलहाल इंप्रूव कर रही है एंड जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इनमें भी काफ़ी बढ़ावा, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये टॉक्स अबाउट द कैपिटल वेटेड रिस्क एसेट रेशियो। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है इनका जो रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है इसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। 16.6% का 16.6% है करंट टर्म में। ये जो लास्ट रिपोर्ट आया था जुलाई को, ये जो डेटा था CRAR का जो क्रेडिट वेटेड रिस्क रेशियो था ये था 16.3%। तो करीब एक मार्जिनल इंक्रीमेंट हमने देखा है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स में। एंड जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है इट स्टूड एट 68.1% इन September 2021। सो ये जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ये आपको देखना पड़ेगा, जो ब्रॉडर इसका जो आइडिया दिया गया है इस रिपोर्ट के जरिए। नाउ इमर्जिंग साइंस ऑफ स्ट्रेस इन माइक्रो स्मॉल जो MSME है इसमें कुछ स्ट्रेस देखने को मिल रहा है एज ऑल्सो इन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट एंड कॉल फॉर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ दिस पोर्टफोलियोज ग्रोइंग फॉरवर्ड। नाउ इन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली एंड डेफिनेट सी बात है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं करंट टर्म्स में, जो लेबर मार्केट में जो शॉर्टफॉल देखा जा रहा है, सो इसके चलते एंड पर्टिकुलरली मार्केट में बढ़ा हुआ है काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज़ एंड ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ क्रूड जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, फ्यूल के ग्रोइंग प्राइसेस, इन सब के चलते जो MSME सेक्टर्स एंड माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इनमें कुछ स्ट्रेस देखे जा रहे हैं। सो दीज आर दी ओवरऑल ब्रॉड हाईलाइट्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है ये FSDC द्वारा रिलीज किया जाता है। जो सब कमिटीज होता है FSDC का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसको हेड किया जाता है RBI गवर्नर के द्वारा। एंड बेसिकली इसका पर्पस जो है टू असेस द स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब लास्ट पब्लिश हुआ था जुलाई 23rd एडिशन था, दिस इज द 24th एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट। हाईलाइट्स अगेन NPA के बारे में आपको बता देता हूं, मैंने ऑलरेडी पहले स्लाइड में आपको बताया है। ग्रॉस NPA जो है ये बढ़ने के चांसेस है सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक 6.9% जो करंट डेटा है ये बढ़ सकता है 8.1% तक। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो सीवियर स्ट्रेस कैटेगरी में जो एसेट आते हैं ये भी बढ़ सकते हैं सेम पीरियड के लिए टू 9.1%। ग्लोबल रिकवरी के बारे में जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, पहला जो हाफ था ये हमारे लिए काफ़ी इम्प्रूविंग था, काफ़ी इम्प्रोवाइज किया हमने। लेकिन जो सेकेंड हाफ में जो इन्फेक्शन के केसेस सामने आ रहे हैं इसके चलते हुआ है कुछ हद तक स्लो डाउन। CRAR जो है ये बढ़ा है, 16.3% था जुलाई 2021 को जो रिपोर्ट आया था एंड नाउ इट इज 16.6%। सो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रिस्क वेटेड रेशियो जो है तो यहाँ पे कुछ हद तक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक ने किया है इम्प्रोवाइजेशन। जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है ये है 68.1% एज ऑफ सितंबर 2021। RBI कहता है जो PCR है एट 70% इज रिगार्डेड इन अ गुड कंडीशन। अब PCR क्या है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है ये क्या होता है? सो ये बेसिकली इट इज अ परसेंटेज ऑफ फंड टू बी सेट असाइड बाय अ बैंक फॉर कवरिंग द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस ड्यू टू बैड लोन। बैड लोन के चलते जो बैंक में लॉस हो सकते हैं उसको कवर करने के लिए एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ फंड जो है बैंक को रखना होता है, अलग से बैंक को मेंटेन करना होता है एंड उसी को कहते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हो, जो बैड लोन के चलते या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनके चलते बैंक को कुछ लॉसेस होंगे, अब उसी को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखना होता है बैंक को। सो जो अभी करंटली 68.1% है। हालांकि RBI कहता है कि जो 70% PCR है वो माना जाता है कि बैंक के लिए काफ़ी हेल्दी कंडीशन साबित होता है। सो दिस इज अबाउट प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन डिटेल. So that's all for this analysis. I hope this is clear for you. Thank you very much and